कल हमने SN1 और SN2 रिएक्शंस डिस्कस किए थे. नाउ सी एलिमिनेशन रिएक्शंस, ई रिएक्शंस, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस और या ई रिएक्शंस में देखिए क्या होगा. न्यूक्लियोफाइल जब किसी अल्काइल हैलाइड को अटैक करता है तो कल हमने पढ़ा था कि वो अटैक कार्बन पर कर सकता है. एक साइड कार्बन है. न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक कार्बन like we have discussed yesterday. A nucleophilic reaction, इसमें देख लें OH एक न्यूक्लियोफाइल है, it is attacking on carbon. अगर न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक ना करे बल्कि अल्काइल हैलाइड के हाइड्रोजन पर अटैक करें तो रिएक्शन SN रिएक्शन की बजाय एलिमिनेशन रिएक्शन होगा. एलिमिनेशन रिएक्शन में देखिए क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक्स हाइड्रोजन इंस्टेड ऑफ कार्बन. फॉर एग्जांपल ये एक अल्काइल हैलाइड है. अगर बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक ना करे, इसके अंदर ही एक न्यूक्लियोफाइल मौजूद है. देखिए ये है इसका न्यूक्लियोफाइल. ब्रोमीन दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल कर लेगा और बजाय कार्बन के इट में अटैक दिस हाइड्रोजन. अगर ये इस हाइड्रोजन को अटैक कर लें तो हाइड्रोजन जो बॉन्ड पहले बना रहा था, हाइड्रोजन जो बॉन्ड पहले बना रहा था उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट होकर एक डबल बॉन्ड बना सकते हैं और ये अल्काइल हैलाइड एक अल्कीन बन जाएगा. अगर ये न्यूक्लियोफाइल जो कि यहाँ पर बतौर न्यूक्लियोफाइल मौजूद है, न्यूक्लियोफाइल हर वो ग्रुप होगा जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर हो. अगर ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन की बजाय हाइड्रोजन को अटैक करे तो हाइड्रोजन इसके साथ HBr बना देगा. हाइड्रोजन तो देखिए इसके साथ मिलकर HBr बना देगा. HBr ठीक है. जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के सिंगल बॉन्ड के साथ एक और डबल बॉन्ड बना देंगे तो ये कंपाउंड इस तरह से बन जाएगा. कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड पहले से मौजूद था, तो जो दो इलेक्ट्रॉन्स आकर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना देंगे और ये स्ट्रक्चर एक ईथीन बन जाएगा. इसे एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं. कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ बल्कि कंपाउंड से कुछ एलिमिनेट हुआ है. हाइड्रोजन और Br एलिमिनेट हुए हैं. So the kind of reaction of alkyl halide in which a group is eliminated from the compound is known as elimination reaction. इसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं कि जिस कार्बन के साथ ब्रोमीन लगा है इसे कहते हैं अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन का नेक्स्ट होगा बीटा कार्बन. So the site of attack for nucleophile is hydrogen of beta carbon. इसीलिए इसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं. बीटा कार्बन का हाइड्रोजन इसमें एलिमिनेट होगा. सी द स्टेटमेंट ऑफ बुक अगेन, बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है ये. बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, these are the reactions in which the attack of nucleophile occurs on hydrogen atom attached to beta carbon of alkyl halide. What is beta carbon? Carbon next to carbon bonded to halogen is beta carbon. जो हेलोजन का कार्बन होगा वो अल्फा होगा, उसका नेक्स्ट बीटा होगा. As a result of elimination reactions, we get an alkene instead of a substitution product. SN reactions की तरह प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स E2 रिएक्शन शो करते हैं, टर्शरी E1 शो करते हैं. E2 मैकेनिज्म में दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में. E1 में एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, जिस तरह से हमने कल SN1 और SN2 देखा था. पहले अब SN2 और SN1 का फर्क देखें. मैं दोबारा रिवाइज कर लेता हूँ. ये था SN2 रिएक्शन. इस SN2 रिएक्शन में एक ही स्टेप में दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. कौन से दो मॉलिक्यूल्स? लेट मी अंडरलाइन विद ब्लू. अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल और न्यूक्लियोफाइल दोनों एक ही स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दोनों इवेंट्स एक ग्रुप का छोड़ना अगले ग्रुप का अटैक करना एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं.
तो चूंकि इसके रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी। हम इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर कहते हैं। जबकि SN1 का मैकेनिज्म ये था कि SN1 मैकेनिज्म में पहले एक स्लो स्टेप होता है, अगला फास्ट। इसके स्लो स्टेप को हम कहते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। इसके स्लो स्टेप में आप देख सकते हैं एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस SN1 बिल्कुल सेम रूल अप्लाई होगा E2 और E1 मैकेनिज्म में। E2 में 2 इवेंट्स साइमल्टेनियसली होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे। E1 2 स्टेप्स में होगा और उसके रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा। नाउ सी हाउ इट हैपेंस। E2 मैकेनिज्म देखिए, ये एक अल्काइल हैलाइड है। अगर हम एक न्यूक्लियोफाइल अलग से भी शो कर ले, जिस तरह से बुक में अलग से शो किया है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद है। विच कार्बन डज इट अटैक? बीटा कार्बन। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को ये अटैक करेगा। तो 2 इवेंट्स साइमल्टेनियसली कैसे होंगे? या कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस ब्रोमीन के पास आ जाएंगे, ये ग्रुप डिपार्ट होगा, दिस ग्रुप इज अ लीविंग ग्रुप, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, ये इवेंट तो हुआ। नाउ न्यूक्लियोफाइल with unshared pair of electron, it attacks this hydrogen. When it attacks this hydrogen, it makes a bond with this hydrogen. So लिहाजा हाइड्रोजन और इनका एक बॉन्ड बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा इनका। आप इस बॉन्ड को अगर शो करते तो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो ना करे, HB सिंपली लिख ले। जो हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे इस बॉन्ड में, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? वो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आकर एक डबल बॉन्ड बनाते हैं और एक कंपाउंड बन जाएगा ईथीन। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड पहले से था, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक और बॉन्ड बन जाएगा, एक पाई बॉन्ड, तो कंपाउंड बनेगा ये। तो ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। अल्काइल हैलाइड में से H एलिमिनेट हुआ है अलोंग विद हेलोजन इन दिस केस। और न्यूक्लियोफाइल ने किस कार्बन को अटैक किया है? बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को। ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। इसमें अल्केन या अल्काइल हैलाइड एक अल्कीन बना रहा है। इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? इसके इस रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में देखिए 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, तो मॉलिक्यूलरिटी इसकी 2 होगी। इसीलिए हम इसे E2 मैकेनिज्म कहते हैं। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 2, so it is bimolecular। और सिंपली आप इसे कह सकते हैं इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मींस the rate of reaction depends upon the concentration of 2 molecules। मैकेनिज्म आपके सामने बिल्कुल सिंपल है। अब आप E1 मैकेनिज्म देखते हैं। E1 मैकेनिज्म SN1 मैकेनिज्म की तरह 2 स्टेप्स में होगा। एक स्टेप स्लो है, इस स्टेप में ये ग्रुप डिपार्ट कर जाएगा, ये ग्रुप डिपार्ट कर जाएगा पहले ही स्टेप में। जो पीछे कार्बन रह गया, ये कार्बन आयोनाइज हो जाएगा। कार्बन पहले आप देखिए अल्काइल हैलाइड कौन सा अल्काइल हैलाइड है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। कार्बन 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड डायरेक्टली, तो टर्शरी कार्बन है। अब देखिए इस कार्बन के आयोनाइज होने के बाद इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, CH3 CH3 CH3। एक ऐसा कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इसे हम नाम देते हैं कार्बोकेटाइन का, कार्बोकेटाइन। In the second step, which will be faster step, in that fast step, a nucleophile would take hydrogen of this carbocation, because it is the
elimination reaction. So it is the step 2, fast reaction. इसमें वही मैंने कार्बोकेटाइन शो किया है, आप कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज या शो कर सकते हैं. This is nucleophile OH. This nucleophile attacks hydrogen. हाइड्रोजन OH के साथ डिपार्ट होकर HOH बना लेता है, यानी H2O बना लेगा, और हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स आकर यह एक डबल बॉन्ड बना देंगे. ये आकर यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देंगे और एक कंपाउंड ईथीन बन जाएगा. इट इज ईथीन. इट इज द फास्ट रिएक्शन. इसके स्लो रिएक्शन को कहते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. स्लो रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, ये मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है. सो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? इट इज यूनिमॉलिक्यूलर, या हम इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अब कंपेयर कर ले. E2 में एक ही स्टेप में एक लिविंग ग्रुप डिपार्ट हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन को अटैक करके इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, और हाइड्रोजन जिस बॉन्ड में पहले मौजूद था उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड का हिस्सा बन रहे हैं. सारे स्टेप्स साइमल्टेनियसली हो रहे हैं. E1 में पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप डिपार्ट करके कार्बन को कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट कर देगा. इस कार्बोकेटाइन के ऊपर कार्बन विद 3CH3 कार्बन के साथ CH3 एक आप कहीं पर भी शो कर सकते हैं. तो आप यहाँ पर इसका अगला CH3 शो कर सकते हैं, और ये कंपाउंड जब 1 प्रोपीन फिर बन जाएगा अगर आप अगला CH3 भी शो कर लें. तो न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन को अटैक करके, किस हाइड्रोजन को? बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को अटैक करके उसके साथ H2O बना रहा है, और हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स आकर यहाँ पर डबल बॉन्ड बना रहे हैं. ये है फास्ट रिएक्शन. सो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज यूनिमॉलिक्यूलर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. The other reactions shown by alkyl halides, Wurtz synthesis. बिल्कुल सिंपल 3 रिएक्शंस है. alkyl halides वुड्स रिएक्शन में सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं. आप देख ले रिएक्शन में, ये एक अल्काइल हैलाइड है, इथाइल क्लोराइड. अगला भी देखिए, ये इथाइल क्लोराइड है. ये इथाइल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स 2 सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं, 2 सोडियम क्लोराइड बनाएंगे. देखिए ये सोडियम, ये 2 क्लोरीन, ये मिलकर 2 सोडियम क्लोराइड बनाएंगे, 2NaCO. बाकी C 2 कार्बन या के, 2 कार्बन या के, ये मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं. इस कंपाउंड को आप आइडेंटिफाई कर ले, क्या बन जाएंगे? 2 कार्बन या के, 2 कार्बन अगली साइड के, ये बन जाएगा N ब्यूटेन. तो एक अल्केन N ब्यूटेन बन रहा है, और साथ 2 मॉलिक्यूल्स सोडियम क्लोराइड के रिलीज होंगे. इसे नेक्स्ट रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन कैसे होती है. अब रिएक्शन में देख ले, एक प्रोपाइल क्लोराइड है, N प्रोपाइल क्लोराइड. ये जिंक और एक हाइड्रोजन क्लोराइड जैसे एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है. अब इस रिएक्शन में अगेन जिंक रिएक्ट करेगा इन 2 क्लोरीन्स के साथ. ये क्या बना देगा? ZnCl2 बना देगा. जिंक फॉर्म्स ZnCl2. बाकी ये हाइड्रोजन यहाँ पर आकर बॉन्ड होगा, तो
तो N प्रोपेन बन जाएगा. Compound with 3 carbons is N propane. It is N propane plus ZnCl2. So statement क्या लिखी है कि they can be reduced with zinc in the presence of HCl or acetic acid to form zinc chloride and an alkane, that is N-propane in this case. Last, reaction with sodium lead alloy. Na4Pb is sodium lead alloy. It is sodium lead alloy. आप देख लिया रिएक्शन में मिथाइल क्लोराइड सोडियम लेड एलॉय के साथ रिएक्ट कर रहा है. असल में इस रिएक्शन में 3 मॉलिक्यूल्स मिथाइल क्लोराइड के सोडियम लेड एलॉय के साथ रिएक्ट करते हैं. एज अ रिजल्ट CH3 बल्कि 4 मॉलिक्यूल्स मिथाइल क्लोराइड के रिएक्ट करते हैं. तो CH3 4 बनेगा विद लेड. इसे हम कहते हैं टेट्रा मिथाइल लेड और साथ ही NaCl के 4 मॉलिक्यूल्स बनेंगे. Why NaCl के 4? इसलिए कि 4 सोडियम तो ये है, 4 क्लोरीन ये है, ये 4 क्लोरीन है ना, तो 4 क्लोरीन और 4 सोडियम मिलकर NaCl के 4 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. 4 मिथाइल ग्रुप लेड के साथ मिलकर टेट्रा मिथाइल लेड बना रहे हैं. एक एंटी नॉक एजेंट है टेट्रा मिथाइल लेड. इससे मिलता जुलता रिएक्शन आप देख लीजिए है. यहाँ पर इथाइल क्लोराइड सोडियम लेड के साथ रिएक्ट करेगा. यहाँ पर अगेन 4 मॉलिक्यूल्स इथाइल क्लोराइड के सोडियम लेड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सेम रिएक्शन होगा. 4 सोडियम 4 क्लोरीन के साथ मिलकर 4 NaCl बना लेंगे. 4 इथाइल ग्रुप है तो CH2 दिस इथाइल ग्रुप. इस इथाइल के 4 मॉलिक्यूल्स लेड के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? टेट्रा इथाइल लेड. टेट्रामिथाइल लेड एंड टेट्राइथाइल लेड दे आर एंटी नॉक एजेंट्स. इसे हम गाड़ी के इंजन में डालते हैं और ये नॉकिंग को प्रिवेंट करते हैं. रिएक्शंस दोबारा देखिए जो लास्ट रिएक्शन हमने पढ़े. फर्स्ट, alkyl halide reacts with sodium to form an alkane with sodium chloride. Alkyl halide reacts with zinc in the presence of HCl to form again alkane with ZnCl2. A methyl chloride reacts with sodium lead to form tetramethyl lead. And ethyl chloride reacts with sodium lead to form tetraethyl lead with the release of 4 sodium molecules. अगेन ये रिएक्शंस अपने बार बार लिखने हैं और तभी जाकर आपको क्लियर होंगे. इस चैप्टर में एक टॉपिक रह गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसकी हम प्रिपरेशन और रिएक्शंस 2 स्टेप्स में पढ़ेंगे. तो कल और परसों इस चैप्टर में के रिमेनिंग टॉपिक्स इंशाल्लाह कंप्लीट होंगे. Now just let's see if we could watch something and then we'll start bio. You know, there are American heroes
heroes who don't like this idea. Neil Armstrong, Gene Cernan have both testified against commercial spaceflight and the way that you're developing it, and I wonder what you think of that. I was very sad to see that, because those guys are, those guys are heroes of mine. So. अजान के बाद इसे कंटिन्यू करते हैं। I was very sad to see that, because those guys are, those guys are heroes of mine, so it's really tough. I wish they would come and visit and see the hardware that we're doing here. And I think that would change their mind. They inspired you to do this, didn't they? Yes. And to see them casting stones in your direction. It's difficult. Did you expect them to cheer you on? Certainly hoping they would. What are you trying to prove to them? What I'm trying to do is to make a significant difference in spaceflight and help make spaceflight accessible to almost anyone. One of the most difficult choices I've ever faced in life was in 2008. I think I had maybe $30 million left, or $30 or $40 million left in 2008. I had two choices. I could put it all into one company, and then the other company would definitely die, or split it between the two companies. But if I split it between the two companies, then both might die. When you put your blood, sweat, and tears into creating something, or building something, it's like a child. And so it's like, which one am I going to let one starve to death? I couldn't bring myself to do it, so I split the money between the two. Fortunately, thank goodness, they both came through. What was your biggest failure, and how did it change you? Well, there's a ton of failures along the way, that's for sure. As I said, for SpaceX, the first 3 launches failed. And we actually were just barely able to scrape together enough parts and money to do the 4th launch. If that 4th launch had failed, we would have been dead. So multiple failures along the way. I tried very hard to get the right expertise in for SpaceX. I tried hard to find a great chief engineer for the rocket, but the good chief engineers wouldn't join,
And the bad ones, well, there was no point in hiring them. So I ended up being chief engineer of the rocket. So if I could have found somebody better, then we would have maybe had less than 3 failures. That third failure in a row, did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. So many people tried to talk me out of starting a rocket company. It was crazy. One good friend of mine collected a whole series of videos of rockets blowing up and made me watch those. He just didn't want me to lose all my money. We're doing these things that seem unlikely to succeed, and we've been fortunate, and at least thus far they have succeeded. Now is the time to take risk. You don't have kids. As you get older, your obligations increase. And once you have a family, you start taking risk not just for yourself, but for your family as well. It gets much harder to do things that might not work out. So now is the time to do that before you have those obligations. So I would encourage you to take risks now. Do something bold. You won't regret it. How did you figure you were going to start a car company and be successful at it? Well, I didn't really think Tesla would be successful. I thought we would most likely fail. But I thought that we at least could address the false perception that people had that an electric car had to be ugly and slow and boring like a golf cart. But you say you didn't expect the company to be successful, then why try? If something's important enough, you should try, even if the probable outcome is failure. Or how do you think about making a decision when everyone tells you this is a crazy idea? Or where do you get the internal strength to do that? Well, first of all, I'd say I actually think I feel fear quite strongly. So it's not as though I just have the absence of fear. I feel it quite strongly. But there are just times when something is important enough, you believe in it enough, that you do it in spite of fear. I think about what technology solution is necessary in order to achieve the particular goal, and then try to make as much progress in that direction as possible. I think being a multi-planet species and being out there among the stars is important for the long-term survival of humanity, and that's one reason. But then the part that I find personally most motivating is that it creates a sense of adventure. And it makes people excited about the future. If you consider 2 futures, one where we are forever confined to Earth until eventually something terrible happens, or another future where we are out there on many planets, maybe even going beyond the solar system, I think that second version is incredibly exciting and inspiring, and there need to be reasons to get up in the morning. You know, life can't just be about solving problems. Otherwise, what's the point? There's got to be things that people find inspiring and make life worth living. When my brother and I were starting our first company, instead of getting an apartment, we just rented a small office and we slept on the couch. And we showered at the YMCA, and we're so hot up we had one computer, so the website was up during the day, and I was coding at night, 7 days a week, all the time. And I sort of briefly had a girlfriend in that period, and in order to be with me, she'd have to sleep in the office. So work hard, like every waking hour. That's the thing I would say, particularly if you're starting a company. Whatever area that you get into, given that even if you're the best, there's always a chance of failure. So I think it's important that you really like whatever you're doing. If you don't like it, life is too short. If you like what you're doing, you think about it even when you're not working. I mean, it's something that your mind is drawn to. And if you don't like it, you just really can't make it work, I think. I think he's the person who made the most expensive cars, Tesla company. You can search further about it. Tesla company cars are the most expensive electrical cars. And now he's working on a project to go on Mars, to start life on Mars. He's working on that project.
कल के टॉपिक में ये एक पॉइंट रह गया था कि रोल ऑफ ब्लड ग्रुपिंग इन एस्टेब्लिशिंग पैटर्निटी।